जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 11 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप कल भी हमने डिस्कस किया था कि भारत और चीन के बीच में जो है 11वें दौर की बैठक होने वाली है। उसका देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कुछ खास आउटपुट नहीं आया, कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। बहरहाल भारत चीन संबंध आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ऑल पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव संबंध, निगेटिव संबंध, ऐतिहासिक संबंध, सब आपको जानकारी होना चाहिए। कोरोना के केस देश में काफ़ी बढ़ रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख से अधिक मैटर कल आया है, इसलिए आप लोग बच के रहिए। अब देखो, यहाँ पे जो है, मनाइए टीका उत्सव और दीजिए महामारी को मात। आज 11 अप्रैल है। आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत, टीका उत्सव अभियान की शुरुआत हो रही है। सॉरी, टीका उत्सव जो है ये आज से मनाया जा रहा है 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है जो 14 अप्रैल 2021 तक चलेगी। तो 11 अप्रैल को ही क्यों शुरुआत हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टीका उत्सव का जो शुरुआत 11 अप्रैल को ही क्यों किया? तो इसका रीज़न है कि 11 अप्रैल को जो है, यानी आज के दिन, महान समाजशास्त्री ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस है। और 14 तक क्यों चलेगा? तो उसका रीज़न है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिवस है। तो ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस से लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिवस के बीच में टीका उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें, चूँकि डेवलपमेंट का काम जो है काफ़ी ज़ोरों से देश में चल रहा है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, और इसको काफ़ी सजग तरीके से नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। 2014 में जहाँ पे एक डाटा है, ये डाटा आप लिख सकते हैं कि 2014 में जहाँ 3 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, वहीं पे आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने का रिकॉर्ड है। राइट, 2020 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने का रिकॉर्ड है। तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। इनका एक इंटरव्यू है, इसको एक बार देख सकते हैं। रोहिंग्या काफ़ी पुराना इशू है। देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहिंग्या को प्रत्यर्पित करने के लिए वापस होंगे मामले। जम्मू कश्मीर के सेक्टर में काफ़ी रोहिंग्या जो है बसे हुए हैं। आपको बेसिक इशू पता होना चाहिए। रोहिंग्या कहाँ के निवासी थे? तो रखाइन स्टेट है, जो म्यांमार का एक रखाइन स्टेट है जो बांग्लादेश से सटता है। उस रखाइन स्टेट के मूल निवासी थे रोहिंग्या। तो जब वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हुआ तो वो भाग के बांग्लादेश आ गए। बांग्लादेश के आते रास्ते जो है वो इंडिया आ गए। इंडिया के कई जगहों पे जाकर उन्होंने निवास किया, और उसी संबंध में जो है जम्मू कश्मीर में भी जाकर वो बस गए। तो अब हम इसको वापस कर रहे हैं। राइट, म्यांमार को हम इसको सौंप रहे हैं, वापस कर रहे हैं, उसी को लेकर के इशू है। तो रोहिंग्या इशू क्या है? 40 लाख से अधिक रोहिंग्या जो है वहाँ से भाग गए। रखाइन स्टेट से जो है वो निर्वासित होकर बांग्लादेश और भारत के विभिन्न जगहों पे आकर बस गए। देश की इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा एक थ्रेट है तो वो रोहिंग्या है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तस्करी के लिए, अन्य चीज़ों के लिए रोहिंग्या का इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, ये समान नागरिक संहिता पे याचिका ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध, चूंकि आज चर्चा हुआ समान नागरिक संहिता का, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आर्टिकल 44 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। अभी तक स्टेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये डीपीएसपी के तहत था, अभी तक स्टेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्या इसका निगेटिव एस्पेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले डिस्कस किया, आज मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। अब देखो, ये जो टॉपिक है, विवादों के ऑनलाइन निपटान से बेहतर हुई न्यायिक व्यवस्था। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर को व्यवस्थित किया गया है, और व्यवस्थित करने से जो है न्यायपालिका का जो न्याय है वो सुगम हुआ, सुलभ हुआ, आसानी से लोगों को उपलब्ध हुआ। तो जब भी देश में न्यायिक रिफॉर्म्स की चर्चा हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा हो, न्यायिक रिफॉर्म्स की चर्चा हो, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। जैसे देखो, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि आरटीआई के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आ गई है।
राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आ गई है, और ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की व्यवस्था से न्यायपालिका सुलभ हुई है। तो ये कुछ पॉइंट जब आपको पेपर में मिले तो उसको अपने कॉपी में नोट कर लें कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या हो रहा है। और कई सारे डाटा हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पे 2-3 डाटा मैं डिस्कस ज़रूर कर दूंगा। एक तो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार 7 लाख करोड़ रुपए की केस न्यायपालिका में लंबित है। इसको जरूर नोट करें, जब न्यायपालिका के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो आपसे मेंस में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7 लाख करोड़ रुपए के जो है न्यायपालिका पे, जो 7 लाख करोड़ रुपए का जो संपत्ति है वो केस न्यायपालिका में लंबित है। अगर इनका समाधान हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को एक अच्छा खासा मात्रा में रिवेन्यू आएगा। 30% मान लो अगर सरकार को रिवेन्यू आता है नॉर्मली, तो कितना होता है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार को रिवेन्यू आएगा। दूसरी बात क्या है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे गई है, इसकी रैंकिंग 68 पोजीशन है। और साथ ही साथ विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कानूनी विलंब के कारण जीडीपी 0.5% नीचे रह गई है। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो बढ़ता है उसमें अगर कम हो रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उसका एक कारण है कि जस्टिस डिलेड, विलंब से न्याय मिलना, जिसके कारण 0.5% जीडीपी नीचे जाती है। ये काफ़ी अच्छा डाटा है, इसको कोट करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2+2 वार्ता की चर्चा है। भारत जापान संबंध को लेकर के यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछा है। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था, 2019 में तो नहीं पूछा, लेकिन 18 में जरूर क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जापान संबंध में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से भारत और जापान मिलकर के अफ्रीका देश में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, किस तरह भारत और जापान मिलकर के कोलंबो एयरपोर्ट को रिफॉर्म्स कर रहा है, कोलंबो पोर्ट को रिफॉर्म्स कर रहा है, सॉरी। 2+2 वार्ता क्या होता है और किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता होता है? तो सबसे पहले याद रखो कि 2+2 में होता है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। किसी भी देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अन्य देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मिल के जब वार्ता करते हैं तो उसे कहा गया है 2+2 वार्ता। भारत इस तरह का वार्ता जो करता है 3 देशों के साथ करता है, एक यूएसए के साथ करता है, एक जापान के साथ करता है, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। इन तीनों देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है। सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण ये वार्ता होता है। ओके, इसको भी एक बार देख सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका के साथ किया एयर बबल समझौता। तो एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश में जिस तरह से नक्सली हमला हुआ उसको लेकर के एडिटोरियल आ रहे हैं। इस एडिटोरियल में कुछ खास पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन नक्सली हमला देश में क्यों हो रहा? नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। वेस्ट बंगाल के एक नक्सलबाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हुआ था। चूँकि ये नक्सलबाड़ी क्षेत्र से इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई, इसलिए इसे नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है, जहाँ हथियार के प्रयोग करके जो है नक्सली जो है अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। और हम लोग का कहना है कि आप जो है अपनी बात रखें, सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हथियार के बदौलत नहीं रख सकते हैं। तो सवाल उत्पन्न ये होता है कि 1967 से लेकर के आज तक 50 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? इसके मूल में क्या क्या रीजन है और इसके रिजोल्यूशन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? सरकार की 3D पॉलिसी है, इस पर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सरकार किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकती है। फिर कभी मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना अपनी किताब से, नक्सली समस्या और उसका समाधान। बाकी ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे देखता हूँ कौन सा है। देखो इसके मूल में अगर ये टॉपिक देखोगे, खरीफ सीजन में उर्वरकों की आपूर्ति पे सरकार का जोर। सरकार उर्वरक पे जो है सब्सिडी देती है। उस सब्सिडी को लेकर के कई देश भारत के अगेंस्ट में गए हैं। कहाँ पे? तो WTO में गए हैं। तो WTO और कृषि का मुद्दा जरूर देखें। WTO किस तरह से भारतीय कृषि से संबद्ध है
और ये जो मुद्दा है, कई देश भारत के खिलाफ गए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। भारत के खिलाफ WTO गए हैं क्योंकि भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है, राइट। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। दूसरी लहर की चपेट में सर्विस सेक्टर, मुझे चिंता है। जैसे कि IMF ने बताया है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 12.5% रहेगी, कब की, 2021-22 की। लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना का कंडीशन चल रहा है, मुझे चिंता है, मुझे शक है कि ये अचीव करना बहुत इम्पॉसिबल होगा या बहुत मुश्किल है, राइट। बाकी न्यूज़, चलिए अब देखो, बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। 2 लगातार यात्रा होती हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा होती है और हमारे देश के जो हैं जनरल नरवाने हैं, हमारे देश के थल सेना प्रमुख जनरल नरवाने की बांग्लादेश यात्रा होती है। तो इस रूप में बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो हमारे पड़ोसी को लेकर के एक क्वेश्चन UPSC पूछेगा या अन्य PCS अगर पूछेगा, तो वो बांग्लादेश आपसे पूछा जा सकता है। तो इस रूप में बांग्लादेश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ साथ हमने क्या क्या समझौता किया है, बांग्लादेश से कहाँ पे विवाद है, कहाँ पे सहयोग है, ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अब इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि अफगानिस्तान में अस्थायी समाधान के लिए काम कर रहा है अमेरिका। ट्रंप प्रशासन को हटने के बाद जो नया प्रशासन आया, बाइडेन प्रशासन आया है, ट्रंप प्रशासन का क्या ध्येय था कि वो जल्दी से जल्दी चाहता था कि अफगानिस्तान में सैनिक को वापस रिटर्न अमेरिका बुला लिया जाए। बाइडेन प्रशासन ऐसा नहीं चाहता। बाइडेन प्रशासन चाहता है कि पहले उसका समाधान किया जाए। तो इसमें कभी डिटेल से मैं डिस्कस कर दूंगा इस टॉपिक पे। देखो, ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से समझौता हो जाएगा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो इस पर आपको नज़र रखनी है और जिस दिन फाइनल आउटपुट आए उस दिन आप इसको अच्छे से देख लें। उस दिन मैं भी डिस्कस कर दूंगा। अब देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अमेरिका फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज में शामिल हो गया है, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो INDC टारगेट है, भारत का क्या INDC टारगेट है, ये सारी सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, चलो इतना ही था आज का न्यूज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।